वीडियो बड़ी अहम है कैनेडियन विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से क्योंकि इस वक्त रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहले हम ये असेस करेंगे इसी वीडियो में कि मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं और कौन-सी मिस्टेक्स दूसरे नंबर पर कौन-सी मिस्टेक्स आपकी नहीं हैं और आप पर डाली जा रही हैं कनाडा इमिग्रेशन की वालों की तरफ से, वीज़ा ऑफ़िस वालों की तरफ से। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ें पहले इग्नोरेबल थीं, जो छोटी-मोटी मिस्टेक्स, अब वो मिस्टेक्स जो हैं वो इग्नोरेबल नहीं हैं। कौन-कौन सी वो हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट की जो रीसेंट जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसके हवाले से अब कनाडा ने जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो चेक करने का जो क्राइटेरिया है, वो अब तब्दील किया है। इसी वजह से रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं और लोग उस क्राइटेरिया को समझ नहीं पा रहे। ये 3 से 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये इसी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। काइंडली वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। दूसरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ व्हाट्सएप पर सिर्फ वही सीरियस लोग राब्ता करें जो पेड कॉल सेशन देना चाहते हैं या कोई दूसरी पेड सर्विस चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस है, 30 मिनट की पेड कॉल सेशन है। आप उस पर अपना मुकम्मल केस भी डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करवा सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप पर हमसे ये ना राब्ता करें, हमें ये बता दें, वो बता दें। व्हाट्सएप इट्स अ प्योरली पेड सर्विस। तो जी, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आपका ऑलरेडी कनाडा से पहले रिफ्यूज़ है, तो काइंडली इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और नेक्स्ट टाइम ये होगा कि आपको जो है वीज़ा लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, जो लोग फ्रेश अप्लाई करने जा रहे हैं, वो लोग ये गलतियाँ हरगिज़ मत करें, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है, वो रिफ्यूज़्ड हो जाएगी। पहले डिस्कस करते हैं जी, कनाडा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, चाहे वो पाकिस्तान से अप्लाई करें या मिडल ईस्ट से, दुबई, सऊदीया, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई करें। देखिए, हर कंट्री का वीज़ा इशू करने का क्राइटेरिया अलग होता है और रेशो भी अलग होती है। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स की बात करूं, तो वैसे तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन कम से कम पिछले 3 से 4 सालों से जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो वीज़ा अप्लाई करता है कनाडा का, तो उसके बारे में ये देखा जाता है, ये असेस किया जाता है। कैनेडियन गवर्नमेंट वीज़ा हाउस जो है वो ये नोटिस करता है, देखता है जी कि ये अगर इसको वीज़ा दिया जाएगा, तो ये वापस भी आता है कि नहीं आता। तो पिछले 3 से 4 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ने असाइलम जो है वो कनाडा में जाकर क्लेम किया है और वो वहाँ से वापस नहीं आए, या उनको असाइलम मिल गया है या उन्होंने जो है असाइलम उनका पेंडिंग है वो चल रहा है। तो जब इस तरह होता है, तो इससे दूसरे लोग जो जिन्होंने असाइलम नहीं भी लेना होता, जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन पर भी बड़ा इफ़ेक्ट आता है। व्यूअर, दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि कनाडा वीज़ा ऑफ़िसर को रिसेंटली आईआरसीसी वालों ने बहुत ज़्यादा पावर्स, अथॉरिटी, या इन शॉर्ट वर्ड्स डिस्क्रेशनरी पावर्स, स्वाबदीदी इख्तियारात इतने दे दिए हैं कि अगर वो आपको वीज़ा इशू दे भी देते हैं, तो उसके बाद भी उनके पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें पासपोर्ट आपको डिलीवर करने से पहले आपका वीज़ा जो है कम भी कर सकते हैं, उसको लिमिट भी कर सकते हैं, या उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी भी लगा सकते हैं। माज़ी में यही होता था कि जितने अरसे की आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है, उतना ही आपको वीज़ा आसानी से, तकरीबन 100 में से 99 लोगों को ऐसे मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी भी आपको वैलिडिटी के मुताबिक मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखने आए हैं कि किसी को 6 माह का भी मिला है, साल का भी मिला है, 2 साल का भी मिला है। तो ये चीज़ भी जो है अब हो रही है। और पिछले 2 माह से नाज़रीन, व्यूअर्स, मैं अगर देखूँ, तो ये चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की गई है, जिसमें जो आप लोगों की रिफ्यूज़ल आ रही है मोर देन 90%, 179 बी। देखिए, 179 बी तो लगती ही है, लेकिन लोग उससे बढ़ के जब लग जाती है, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि आप फ़ौरन ही बगैर किसी मशवरे के या किसी से मशवरा करके भी री-अप्लाई कर देते हैं, और फिर क्या होता है नतीजा री-अप्लाई का? फ़ौरन स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल आ जाती है। हालाँकि लोगों का पर्पस ऑफ विजिट भी, नाज़रीन, आप लोगों का क्लियर होता है, और रिफ्यूज़ल में हमेशा आपको यही लिखा जाता है। रिफ्यूज़ल में ज़्यादातर वीज़ा ऑफ़िसर आधी बात ही लिखते हैं, पूरी बात नहीं बताते कि यू विल नॉट कम बैक। अच्छा, मैं अगर पूछूँ यू विल नॉट कम बैक, तो मैं वीज़ा ऑफ़िसर ऑफ़िसर से पूछूँ कि बेस्ड ऑन व्हाट?
तो जी किस चीज़ के ऊपर आपने जी ये कह दिया कि जी यू विल नॉट कम बैक? तो कई बार बात करने का मकसद ये है कि कई बार वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर पे आधी बात ही लिखी होती है, तो इस केस में आपका रीअप्लाई करना नहीं बनता। कैसे आप रिप्लाई कर सकते हैं? तो जब तक अब मैं आपको इसका हल बताने जा रहा हूँ। जब आपका अगर रिफ्यूज़ल हो जाता है, तो आपको जो नेक्स्ट काम करना है, वो ये करना है कि आपको जीसीएमएस नोट्स लेने हैं। उसको स्टडी करना है कि आपका रिफ्यूज़ल जो है किस बेस पर हुआ है, उस जीसीएमएस नोट्स पर थॉरोली रिसर्च करें, स्टडी करें, उसपे हर एक चीज़ की ना असेसमेंट आपके केस की दी होती है। और उससे आपका होता ये है कि आपको अपनी रिफ्यूज़ल की जो रीज़न होती है ना, उसका पता चल जाता है। वो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं लगता कि आप वापस आओगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ठीक नहीं। आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपने फाइनेंशियल का बेस्ट दिया, आपकी हर चीज़ क्लियर थी, आपके पास इनकम भी थी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के सारे रिसोर्सेज़ अटैच किए, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में भी आपने हर चीज़ बताई, तो ऐसे में आप फिर क्या करेंगे? तो रिफ्यूज़ल केसेस में आपको जीसीएमएस नोट्स ज़रूर अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि उसमें वीज़ा ऑफ़िसर हर चीज़ को, आपकी हर चीज़ के सर्कमस्टांसेस को डिटेल से डिस्क्लोज़ करता है कि आपकी एप्लीकेशन ये थी, आपके सर्कमस्टांसेस ये थी, और मोर देन 80% के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो पिछले 3-4 माह से मैं जीसीएमएस नोट्स जो स्टडी कर रहा हूँ, आप लोगों के जो आप लोग मुझे भेजते हैं, उनमें जीसीएमएस नोट्स में ये ही एक्सप्लेनेशन आ रही है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट को नाज़रीन आपके यहाँ चेक किया जा रहा है। लार्ज डिपॉज़िट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके अकाउंट में, उनको असेस किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग इसकी जस्टिफ़िकेशन प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। आपकी इनकम का सोर्स कम है, और अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और इसके मुकाबले में आपके पास इतने ज़्यादा फंड्स जो हैं वो कैसे आ गए? क्योंकि मैंने आप लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट आप जो लोग मुझे भेजते हैं, मैं असेसमेंट करता हूँ आप लोगों की, उसमें यही देखा जा रहा है कि आप लोगों की स्टेटमेंट में 15 लाख और 20 लाख की फंडिंग हो रही है, आ रही है, लेकिन आपका जो एनुअल सोर्स ऑफ इनकम है वो 6 लाख से भी कम है, और एफबीआर में आप ये शो कर रहे हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में लार्ज डिपॉजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट नहीं आप लोग करवाते और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपकी रिफ्यूज़ल बढ़ जाती है। जब आपकी इनकम के हिसाब से कनाडा का जो क्राइटेरिया है वो फिल नहीं आप लोग करते, यानी कि जिस बंदे की इनकम कम है, तो आजकल उन लोगों को रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिल रही हैं। पहले कभी-कभी अक्सर औकात माज़ी में तुक्का लग जाता था, लेकिन आजकल लो इनकम वालों का तुक्का जो है, तुक्का भी नहीं लग रहा। क्योंकि पहले वीज़ा ऑफ़िसर आपकी बैंक स्टेटमेंट पर इतना फ़ोकस नहीं रखता था लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अब आपकी सबसे पहले फाइनेंशियल सिचुएशन को ही वीज़ा ऑफ़िसर देखता है, और फिर आपके पर्पज़ ऑफ विज़िट को जो है वो देखता है। जब फ़ाइल आप और आपकी फ़ाइल में जब आपके डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी व्यूअर्स समटाइम्स आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय वीक कर देते हैं। तो व्यूअर्स 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 कि आपका जो है पर्पज़ की क्लैरिटी नहीं होती। दूसरा, आपकी फ़ाइल पर डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-3 डिपेंडेंट की तो समझ आती है, लेकिन आपके जिस एप्लीकेशन में डिपेंडेंट ही बहुत ज़्यादा हों और इनकम लो हो, तो फिर वीज़ा जो है चांसेस उसके लो हो जाते हैं। और तीसरा, आप वापस आने की कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते अपने डॉक्यूमेंट्स में और अपने केस में। तो इस वजह से आपकी जो है रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो सबसे पहले आपने कनाडा के हाई कमीशन से अपने जीसीएमएस नोट्स लें, फिर उसको स्टडी करें, फिर दोबारा स्टडी करने के बाद नोट्स को फिर आप रीअप्लाई करें, और फिर जब आप जीसीएमएस नोट्स के बाद रीअप्लाई करते हैं, फिर अगर आपका खुदा ना खास्ता अगर रिफ्यूज़ल आता है, फिर आप देखें रिकंसिडरेशन में, या रीअप्लाई, या फिर जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाएँ, जिसमें फिर आपको वाज़िया हो जाता है कि जी जीसीएमएस नोट्स में मेरी मिस्टेक नहीं थी, या अगर थी तो ये जस्टिफाइएबल है कि नहीं है। जब आपको ये चीज़ें जीसीएमएस नोट्स पे क्लियर हों, फिर आप दोबारा रीअप्लाई की तरफ जाएँ। तो ये थी जी हमारी वीडियो कनाडा के हवाले से। आप उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी फ़ाइल की असेसमेंट करवानी है, या आपको अपना केस डिस्कस करना है, तो आप अपना एक पेड कॉल सेशन बुक कर सकते हैं। हम आपको ए टू ज़ी उसमें ना ही सिर्फ गाइड करेंगे, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करके आपको एक पॉसिबल आउटकम भी देंगे। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।